सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ लिया था। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो 4 प्रॉपर्टी आपको बताया गया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन चारों प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे का जो पॉइंट था, हमें किसी भी सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए कई कई साइंटिस्टों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें पहला नाम आता है बर्कले हार्टले मेथड का। तो बर्कले हार्टले जी के जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का जो ऑपरेटस है, वो ऑपरेटस आप सभी लोग देख रहे हो स्पष्ट रूप से। इस ऑपरेटस में है क्या, ध्यान से देखिएगा। ये एक स्टील का कंटेनर है जिसमें एक सॉल्यूशन ले लिया गया है और इस स्टील के कंटेनर को एक पोरस ट्यूब के द्वारा सेपरेट कर दिया गया है 3 पार्ट में। अब ऊपर और सबसे नीचे वाले पार्ट में सॉल्यूशन भर दिया गया है, बीच वाले पार्ट में सॉल्वेंट है, और ये जो छिद्रयुक्त नली लगी हुई है, जिसको पोरस डायफ्राम या पोरस ट्यूब आप कह सकते हो, इस छिद्रयुक्त नली में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली इसमें लगा दी गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस ट्यूब के द्वारा सॉल्वेंट को हम इस नली के अंदर प्रवाहित करते हैं, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। जैसे जैसे सॉल्वेंट इसमें आता है, तो सॉल्वेंट जब हम भरते हैं तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो इस छिद्रयुक्त नली में लगे हुए अर्ध पारगम्य झिल्ली के छिद्रों को पार करके सॉल्यूशन में आना शुरू कर देते हैं। और जब सॉल्यूशन में ये पार्टिकल जाने लगते हैं, वैसे ठीक उसी समय ये पिस्टन पी जो लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि सॉल्वेंट के कण जो है ना, वो सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस की घटना चल रही है। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पिस्टन पी के द्वारा सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर उस कंडीशन में होगा क्या कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ गति कर रहे हैं, इनकी गति पूर्ण रूप से रुक जाती है, कंप्लीटली रुक जाती है। और ये जो लेवल है सॉल्वेंट का, ये अपने स्थान पर रुक सा जाता है। तो इस तरीके से किसी विलयन में ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए पिस्टन पी के द्वारा हम सॉल्यूशन पे जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब ये प्रेशर कितना हमने लगाया, फिर से एक बार डिफिनेशन जान लो आप लोग, कि किसी भी सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर लगाया गया जो आवश्यक प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने जितना लगाया सॉल्यूशन पर, जिसके कारण ऑस्मोसिस की घटना रुक सी जा रही है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ लगे हुए प्रेशर गेज की सहायता से हम पढ़ लेते हैं और हमें इजिली पता चल जाता है कि हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। तो ये तो था हमारा बर्कले हार्टले मेथड। अब इसके बाद जो अन्य विधियां आई पराशर दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, उसमें पहला नियम आता है बायल वांट हाफ रूल। वांट हाफ रूल, तो ये जैसे हम लोग गैसों के समीकरण में, गैस नियम में पढ़े, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रोज लॉ, तमाम नियम उसमें आए थे। तो ठीक उसी प्रकार का रूल इसमें भी लागू होता है। कारण ये है कि हम जिस सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो अत्यंत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और अत्यंत डाइल्यूट सॉल्यूशन एक प्रकार से गैस का नेचर दिखाते हैं, गैस के जो रूल्स हैं उनको वो फॉलो करते हैं। तो पहला बायल वांट हाफ रूल ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर P होता है, वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कंडीशन कब होगा, एट कांस्टेंट T, मतलब टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए तो किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। अब चूंकि C इज इक्वल टू होता है 1/V के, C का मान जो है 1/V के बराबर है, होता भी है।
तो यहां से हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट T। तो ये हमारा था बॉयल वान हाफ रूल, जहां पे P जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, V क्या है, V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, और C कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल प्रति लीटर। दूसरा रूल जो आता है हमारा चार्ल्स वान हाफ रूल। ठीक है, चार्ल्स वान हाफ रूल। चार्ल्स वान हाफ रूल में क्या है कि कांस्टेंट, हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता को अगर हम स्थिर कर दें तो उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो प्रेशर उस सॉल्यूशन के एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर, ऑस्मोटिक pressure of the solution will be directly proportional to the absolute temperature of the solution, and this event is generated at the constant concentration of the solution, means at constant concentration। कंसंट्रेशन C को हमने कांस्टेंट कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो परम ताप T के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये हमारा रूल आ गया, किसका है ये रूल कहलाता है चार्ल्स वान हाफ रूल। अब इन दोनों नियमों को अगर हम कंबाइंड करें तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, P प्रोपोर्शनल टू T है, तो फ्रॉम बोथ लॉ वी कैन राइट P प्रोपोर्शनल टू 1/V इंटू T, या दिस इंप्लाइज दैट P proportional to T upon V, या this implies that PV proportional to T, and this implies that PV is equal to HT. What is S? S is the solution constant, and this equation is the just same shows similarities like gas equation PV is equal to RT। अब यहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो S और R, ये R क्या है, गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू यहाँ पे जब हम गैस रूल लॉ में R की वैल्यू हम पुटअप करते हैं 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो यस है ना, ये सोल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू ठीक वही होगी जो गैस कांस्टेंट R की होती है। मतलब यहाँ पे यस की भी वैल्यू वही हो जाएगी 0.082 वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके हम किसी सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर P को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने का तरीका। ये था आपका बर्कले हार्टली मेथड, फिर बॉयल वान हाफ रूल, चार्ल्स वान हाफ रूल, और ये हमारा जो था ये सॉल्यूशन का इक्वेशन था जिसके द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशन का सम पराशारी विलयन क्या होता है, अति पराशारी विलयन क्या होता है, न्यून पराशारी विलयन क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्या, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप लोग जान लो इसको। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ ऐसे दो विलयन जिनके पराश्रय दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे दो विलयन जिसमें पराश्रय दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लो अगर कोई सॉल्यूशन S1 है, एक सॉल्यूशन S2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P2 है, तो अगर ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं मतलब इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, उस कंडीशन में बराबर हो जाएंगे। और इनके लिए एक विशेष बात ये है कि जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस की घटना नहीं होती है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन एक से दूसरे विलयन में नहीं जा सकता है, वो अपने ही कंटेनर में पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पे बना रहता है। विसरण की घटना या फिर परासरण की घटना किसी भी प्रकार की होती नहीं है। और कब नहीं होगा, जब दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाए। और जब सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उसमें एक, इसको हम इधर कर सकते हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक
टोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होता है? इसको बोलते हैं अति पराशारी विलयन, और ये होता है अल्प पराशारी विलयन। तो जब ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके पराशर दाब भिन्न भिन्न हो, ठीक है, उनको हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिस सॉल्यूशन का पराशर दाब कम होता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ऐसे विलयन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर काफी अधिक होता है, ठीक है, उनको अति पराशारी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इन दोनों सॉल्यूशन को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो जिस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उस विलयन का वो विलयन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मोशन करना शुरू कर देता है। मतलब ऑस्मोसिस की घटना होने शुरू हो जाती है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो दैट सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच हैव द लोअर हाईएस्ट वैल्यू हायर वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज hypertonic solution, and hypotonic solutions are such type of solutions which have the lower value of the osmotic pressure, ठीक है। अब इसके बाद होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ज्ञात करने के ये जो नियम थे वो आपको हमने बता दिए। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग अभी इसके आगे देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ लिया था। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चार प्रॉपर्टी आपको बताया गया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन चारों प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे का जो पॉइंट था, हमें किसी भी सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए कई कई साइंटिस्टों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें पहला नाम आता है बर्कले हार्टले मेथड का। तो बर्कले हार्टले जी के जो एक्सपेरिमेंट थे, उस एक्सपेरिमेंट का जो ऑपरेटस है, वो ऑपरेटस आप सभी लोग देख रहे हो स्पष्ट रूप से। इस ऑपरेटस में है क्या, ध्यान से देखिएगा। ये एक स्टील का कंटेनर है जिसमें एक सॉल्यूशन ले लिया गया है, और इस स्टील के कंटेनर को एक पोरस ट्यूब के द्वारा सेपरेट कर दिया गया है 3 पार्ट में। अब ऊपर और सबसे नीचे वाले पार्ट में सॉल्यूशन भर दिया गया है, बीच वाले पार्ट में सॉल्वेंट है, और ये जो छिद्रयुक्त नली लगी हुई है जिसको पोरस डायफ्राम या पोरस ट्यूब आप कह सकते हो, इस छिद्रयुक्त नली में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें लगा दी गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस ट्यूब के द्वारा सॉल्वेंट को हम इस नली के अंदर प्रवाहित करते हैं, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, जैसे जैसे सॉल्वेंट इसमें आता है तो सॉल्वेंट जैसे जब हम भरते हैं तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो इस छिद्रयुक्त नली में लगे हुए अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्रों को पार करके सॉल्यूशन में आना शुरू कर देते हैं। और जब सॉल्यूशन में ये पार्टिकल जाने लगते हैं, वैसे ठीक उसी समय ये पिस्टन पी जो लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि सॉल्वेंट के कण जो है ना वो सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस की घटना चल रही है। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पिस्टन पी के द्वारा सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर उस कंडीशन में होगा क्या कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ गति कर रहे हैं, इनकी गति पूर्ण रूप से रुक जाती है, कंप्लीटली रुक जाती है, और ये जो लेवल है सॉल्वेंट का ये अपने स्थान पर रुक सा जाता है। तो इस तरीके से किसी विलयन में ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए पिस्टन पी के द्वारा हम सॉल्यूशन पे जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब ये प्रेशर कितना हमने लगाया, फिर से एक बार डिफिनेशन जान लो आप लोग कि किसी भी सॉल्यूशन में
ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर लगाया गया जो आवश्यक प्रेशर होता है उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने जितना लगाया सॉल्यूशन पर जिसके कारण ऑस्मोसिस की घटना रुक सी जा रही है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ लगे हुए प्रेशर गेज की सहायता से हम पढ़ लेते हैं और हमें इजीली पता चल जाता है कि हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। तो ये तो था हमारा बर्कले हार्टले मेथड। अब इसके बाद जो अन्य विधियां आई पराशर दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, उसमें पहला नियम आता है बायल वांट हाफ रूल। वांट हाफ रूल तो ये जैसे हम लोग गैसों के समीकरण में गैस नियम में पढ़े हैं, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रोस लॉ, तमाम नियम उसमें आए थे। तो ठीक उसी प्रकार का रूल इसमें भी लागू होता है। कारण ये है कि हम जिस सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो अत्यंत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और अत्यंत डाइल्यूट सॉल्यूशन एक प्रकार से गैस का नेचर दिखाते हैं, गैस के जो रूल्स हैं उनको वो फॉलो करते हैं। तो पहला बायल वांट हाफ रूल ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर P होता है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कंडीशन कब होगा? एट कांस्टेंट T, मतलब टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए तो किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। अब चूंकि C इज इक्वल टू होता है 1/V के, C का मान जो है 1/V के बराबर है, होता भी है, तो यहां से हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट T। तो ये हमारा था बायल वांट हाफ रूल, जिस जहां पे P जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, V क्या है? V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, और C कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल प्रति लीटर। दूसरा रूल जो आता है हमारा चार्ल्स वांट हाफ रूल। ठीक है, चार्ल्स वांट हाफ रूल। चार्ल्स वांट हाफ रूल में क्या है कि कांस्टेंट हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता को अगर हम स्थिर कर दें तो उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो प्रेशर उस सॉल्यूशन के एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर ऑस्मोटिक pressure of the solution will be directly proportional to the absolute temperature of the solution, and this event is generated at the constant concentration of the solution, means at constant concentration C को हमने कांस्टेंट कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो परम ताप T के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये हमारा रूल आ गया, किसका है ये रूल कहलाता है चार्ल्स वांट हाफ रूल। अब इन दोनों नियमों को अगर हम कंबाइंड करें तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, P प्रोपोर्शनल टू T है, तो फ्रॉम बोथ लॉ वी कैन राइट P प्रोपोर्शनल टू 1/V into T, या दिस implies that P proportional to T/V, या this implies that PV proportional to T, and this implies that PV is equal to HT. What is S? S is the solution constant, and this equation is the just same shows similarities like gas equation PV is equal to RT. अब यहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो S और R, ये R क्या है, गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू यहाँ पे जब हम गैस रूल लॉ में R की वैल्यू हम पुटअप करते हैं 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो यस है ना, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू ठीक वही होगी जो गैस कांस्टेंट R की होती है। मतलब यहाँ पे यस की भी वैल्यू वही हो जाएगी 0.082 वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके हम किसी सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर P को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने का तरीका। ये था एक आपका बर्कले हार्टली मेथड, फिर बॉयल वान टॉप रूल, चार्ल्स वान टॉप रूल, और ये हमारा जो था ये सॉल्यूशन का इक्वेशन था जिसके द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशन का सम पराशारी विलयन क्या होता है, अति पराशारी विलयन क्या होता है, न्यून पराशारी विलयन क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्या, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप लोग जान लो इसको। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे दो विलयन जिसमें परासरण दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लो अगर कोई सॉल्यूशन S1 है, एक सॉल्यूशन S2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P2 है, तो अगर ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं, मतलब इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, उस कंडीशन में बराबर हो जाएंगे। और इनके लिए एक विशेष बात ये है कि जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस की घटना नहीं होती है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन एक से दूसरे विलयन में नहीं जा सकता है, वो अपने ही कंटेनर में पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पे बना रहता है। विसरण की घटना या फिर परासरण की घटना किसी भी प्रकार की होती नहीं है। और कब नहीं होगा, जब दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाए। और जब सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उसमें एक, इसको हम इधर कर सकते हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या होता है, इसको बोलते हैं अति पराशारी विलयन, और ये होता है अल्प पराशारी विलयन। तो जब ऐसे दो सॉल्यूशन जिनके परासरण दाब भिन्न भिन्न हो, ठीक है, उनको हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिस सॉल्यूशन का परासरण दाब कम होता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ऐसे विलयन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर काफी अधिक होता है, ठीक है, उनको अति पराशारी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इन दोनों सॉल्यूशन को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो जिस विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उस विलयन का वो विलयन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मोशन करना शुरू कर देता है। मतलब ऑस्मोसिस की घटना होने शुरू हो जाती है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो दैट सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच हैव द लोअर हाईएस्ट वैल्यू हायर वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज hypertonic solution, and hypotonic solutions are such type of solutions which have the lower value of the osmotic pressure। ठीक है, अब इसके बाद होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ज्ञात करने के ये जो नियम थे वो आपको हमने बता दिए। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग अभी इसके आगे देखेंगे। ठीक है।